संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जिस प्रकार से बाजार में एक अधिकार होता है जिसमें एक ही व्यक्ति का संपूर्ण उत्पादन व विक्रय पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से बाजार की एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें संपूर्ण बाजार पर दो व्यक्तियों का अधिकार होता है, दो ही उत्पादक और विक्रेता होते हैं। इसे दयाधिकार की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में हमने विस्तार से उस वीडियो में चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम उसी क्रम में ये देखेंगे कि दयाधिकारी मॉडल, जिसे कूर्नो मॉडल के नाम से जाना जाता है, वो क्या है। सामान्य रूप से 1838 में जो ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंच अर्थशास्त्री थे ऑगस्टिन कूर्नो, उन्होंने दयाधिकार के संदर्भ में एक मॉडल दिया था, तो तत्कालीन समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। उसके बाद में लगभग 1860 में वालरस ने उस मॉडल को अपनी किताब में बताया और अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया कि किस प्रकार से दयाधिकार की स्थिति में कीमत व उत्पादन का निर्धारण होता है। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण पूर्व में ही 1838 में ऑगस्ट, जो हमने नाम बताया था कि ऑगस्टिन कूर्नो के द्वारा किया गया है। जब वालरस के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया तब ये बहुत पॉपुलर हुआ। कूर्नो का ये मानना था कि दयाधिकार की स्थिति में किस प्रकार से जो टोटल उत्पादन होता है उस उत्पादन का कितना कितना हिस्सा प्रथम और द्वितीय उत्पादक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसकी बहुत ही विस्तार से व्याख्या उन्होंने कही थी। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने एक खनिज झरने का उदाहरण दिया, यानी जो पानी है, जो प्राकृतिक रूप से पानी एक झरने के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, जिसमें खनिज तत्व है, मिनरल वाटर इसको हम कह सकते हैं। उनका ही मानना था कि जो प्रकृति प्रदत्त मिनरल वाटर है, खनिज एक झरना है, वाटरफॉल है, उससे जो पानी प्राप्त होता है जिसकी लागत शून्य होती है, उस पानी को एक उत्पादक के द्वारा मार्केट में लाया जाता है तो किस प्रकार से वह लाभ कमाता है, उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कूर्नो मॉडल दिया था। उनका ये मानना था जो कूर्नो का जो डिओपोली मॉडल है वो पूर्ण प्रतियोगिता से कुछ अलग मॉडल है और एकाधिकार से भी कुछ अलग मॉडल है, जिसकी हम बात इसमें करेंगे। उनका ये मानना था कि एक दयाधिकारी है जो मार्केट में, मान लीजिए उसकी एवरेज कुल उत्पादन जो होता है, कुल उत्पादन बाजार में होता है, वो होता है मान लीजिए AM। अगर सारा का सारा उत्पादन कर दिया जाए तो रेट उसकी आएगी 0 क्योंकि ये है कुल उत्पादन और ये प्राइस, ये एवरेज रेवेन्यू। तो इनका ये मानना था कि चूंकि उसकी लागत 0 है तो जितना भी मिनरल वाटर है, सारे के सारे मिनरल वाटर को अगर मार्केट में लेकर आया जाए जो कि OM मात्रा में है तो प्राइस मिलेगी 0। अब उनका ये मानना था कि अब इस स्थिति में एक उत्पादक उस व्यवसाय में प्रवेश करता है और वो ये देखता है कि अगर मैं सारा का सारा OM पानी मार्केट में सप्लाई करता हूं तो मुझे प्राइस 0 मिलेगी। तो वो क्या करता है, पूरे पानी का आधा भाग, ये देखिए लगभग ये 50% भाग, जिसको हम MR भी बोल सकते हैं, ये देखिए MR होता है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। यानी ये जो है जितना पानी खनिज झरने में आता है उसका आधा भाग AN पानी, देखिए इसको मैं सीधा कर देता हूं ताकि ये डैश डैश आपको नहीं दिखे, ये AN पानी मार्केट में लेकर आता है और जब मार्केट में ये AN पानी लेकर आता है तो ये पानी बिकता है P1 प्राइस पर और ये मान लीजिए MN, ये T। तो देखिए प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में एक विक्रेता आता है और वो देखता है कि अगर मैं OM पानी मार्केट में लेकर जाऊंगा तो प्राइस 0 मिलेगी। तो जितना भी वाटर अवेलेबल होता है उसका वो आधा भाग मार्केट में लेकर आता है। चूंकि लागत 0 होती है इस कारण से उसका लाभ जो होता है, देखिए यहां उसकी कीमत होती है, वो कीमत होती है OP1 या TN और लाभ जो होता है वो लाभ होता है
OP1TN। तो यहां समझिए कुर्नो मॉडल यहां से स्टार्ट होता है कि मान लीजिए कुल जनित जो खनिज झरना है उसकी उस पानी को बाजार में विक्रय करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट शून्य है क्योंकि वहां से पैकिंग करनी है और भरना है, मार्केट में सप्लाई करना है, उस पानी को इकट्ठा करना है और मार्केट में सप्लाई करना है। तो टोटल वाटर OM होता है एक एकाधिकार के रूप में जाता है दयाधिकारी, और वो मार्केट में जितना पानी अवेलेबल होता है उसका आधा पानी मार्केट में लेकर जाता है, ON मात्रा लेकर जाता है, उसको उस पानी की OP1 प्राइस मिलती है और उसका कुल लाभ हो जाता है OP1TN क्योंकि उत्पादन लागत शून्य है। अब उसी मार्केट में एक दूसरा अधिकार जो है उत्पादक प्रवेश करता है और वो ये देखता है कि अगर मैं NM उत्पादन करूंगा तो मुझे प्राइस शून्य मिलेगी। तो वो क्या करता है, इस NM भाग का आधा NM और T मान लीजिए W भाग उत्पादित करता है। वो क्या करता है, वो ये मान लेता है, देखिए पहला उत्पादक मांग वक्र मान के चल रहा था AM, तो इस मांग वक्र को मानते हुए उसने टोटल प्रोडक्शन किया और प्राइस हुई P1TN और ये इसको प्राइस OP1 हुई और उसको ये लाभ की प्राप्ति हुई। अब जो दूसरा उत्पादक मार्केट में प्रवेश करता है वो ये मानता है कि उसका मांग वक्र TM है, यानी वो सारा NM पानी मार्केट में लेके जाएगा तो उसको प्राइस शून्य मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो जितना पानी अवेलेबल है उसका आधा भाग, NM का आधा भाग मान लीजिए ये NW पानी मार्केट में लेकर जाता है और NW जब पानी वो लेकर जाता है मार्केट में तो प्राइस हो जाती है P0, मार्केट में प्राइस 0 हो जाती है। तो अब देखिए जैसे ही मार्केट में लेकर जाता है ये T- है, तो अब नया दयाधिकारी जब मार्केट में आता है, नया उत्पादक आता है, तो उत्पादक आता है तो प्राइस पहले थी P1, अब प्राइस हो गई P1 तो अब देखिए नई कीमत हो गई OP1 और लाभ जो हुआ, अब जो लाभ है वो लाभ है OP1 T-W। अब ये जो लाभ है, पहले लाभ ये था, पहले लाभ था OP1TN, अब जो लाभ हुआ OP1 T-W। तो पहले वाला जो लाभ है वो देखिए पहले लाभ ज्यादा था, अब लाभ कम है। तो क्या होता है, अब देखिए पुराना जो उत्पादक है जैसे ही ये उत्पादन करता है पुराने उत्पादक का आधा लाभ घट जाता है, बिल्कुल लगभग। अगर आप इसको देखेंगे तो फिर जैसे ही उत्पादन करता है, कीमत मान लीजिए पहले 10 रुपए बोतल थी तो कीमत क्या रह जाती है, 5 रुपए बोतल रह जाती है, और जो लाभ जितना वह कमा रहा था उस लाभ का 50% कम हो जाता है। और टोटल लाभ अगर हम देखें तो इसका आधा हिस्सा तो यहां आ गया, कुल लाभ कम हो जाता है। अब जब पहले उत्पादक का लाभ कम होता है तो वह अपने उत्पादन को कम करता है। तो वो क्या करता है, पहला उत्पादक क्या करता है, जितना इसने उत्पादित किया उतना उत्पादन कम करेगा। तो वो क्या करता है, वो करता है टोटल, देखिए पहला उत्पादक उत्पादन कम करता है, अब कितना उत्पादन कम करता है ये देखता है कि NW टोटल उत्पादन है OM, इसमें से NW दूसरा बना रहा है तो बाकी का आधा मैं उत्पादित कर देता हूं। तो देखिए पहले उत्पादक जो था OM का आधा उत्पादित कर रहा था। फर्स्ट उत्पादक क्या कर रहा था, जब कोई मार्केट में प्रतियोगी नहीं था तो जो टोटल प्रोडक्शन था OM उसका आधा ये उत्पादित कर रहा था ON और लाभ कमा रहा था OP1TN। जब नया मार्केट में प्रवेश किया और उसका लाभ आधा हो गया तो इस लाभ की जब लाभ उसका घट जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये क्या करता है, उसके द्वारा जो उत्पादित किया गया NM उसको छोड़कर बाकी, देखिए टोटल उत्पादन में से इसका उत्पादन घटा के बाकी का आधा ये उत्पादन करता है, यानी प्रथम उत्पादक के द्वारा उत्पादन घटाया जाता है। अब इसकी प्रतिक्रिया में जो दूसरा उत्पादक है वो अपना उत्पादन बढ़ा लेता है, जितना उसने घटाया उसका आधा ये बढ़ा लेता है। फिर पहला उत्पादक फिर लाभ कम होता है तो पहला उत्पादक
वापस अपना उत्पादन जितना दूसरे ने उत्पादित किया हुआ है उसको छोड़कर बाकी का आधा उत्पादित करता है। इस प्रकार से लगातार पहले उत्पादक के द्वारा उत्पादन को घटाया जाता है। पहला उत्पादक देखिए क्या करता है, मान लीजिए दो उत्पादक हैं, पहला उत्पादक है ए और दूसरा उत्पादक है बी। तो ए उत्पादक पहले आधा करता है, बी वाला क्या करता है, जो बचा हुआ आधा है उसका 1/4 करता है। अब इसने जो उत्पादित किया उसका आधा ये घटाता है, तो ये 1/8 ये घटा देता है। इसकी प्रतिक्रिया में जितना इसने घटाया उसका आधा ये उत्पादन बढ़ा देता है। फिर जितना ये बढ़ाता है उसकी प्रतिक्रिया में ये 1/32 घटाता है, तो ये 1/64 बढ़ाता है। तो क्या करते हैं, जब बाजार में दूसरा उत्पादक प्रवेश करता है तो पहला उत्पादक उसके द्वारा जो उत्पादित किया गया उसका 1/2 घटाता है। यानी इसने NW उत्पादित किया तो NW का आधा भाग ये घटा देता है। इसकी प्रतिक्रिया में जितना ये घटाता है उसका आधा ये बढ़ा देता है। फिर इसका जितना ये बढ़ाता है उसका आधा ये घटाता है, उसकी प्रतिक्रिया में ये आधा फिर उसका बढ़ाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये फिर 1/32 हो जाता है, ये 1/28 बढ़ाता है, तो 1/256 ये घटाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कुल उत्पादन का 1/3 ये हो जाता है ए के द्वारा, 1/3 बी के द्वारा और 1/3 रह जाता है। अब क्या होता है, लास्ट में फर्स्ट इसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है 1/3 और 1/3 दूसरे के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, लास्ट कंडीशंस जो होती है वो क्या होती है, टोटल उत्पादन के 3 हिस्से होते हैं। पहला उत्पादन ये कर रहा है, दूसरा उत्पादन ये कर रहा है, तीसरा उत्पादन ये रहता है। और नई परिस्थिति में देखिए क्या होता है, कुल उत्पादन का ये देखिए, ये OX भाग पहले के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, OY भाग दूसरे के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है और Y से लेकर M तक छोड़ दिया जाता है। यानी इस दयाधिकार मॉडल में प्रथम उत्पादक जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, ये वाला OX, ये मान लीजिए है P, इसको हम मान लेते हैं P1 ये T और ये Y। तो ये देखिए इस स्थिति में क्या होता है, कुल उत्पादन का जो तीसरा हिस्सा है 1/3 भाग पहले के द्वारा उत्पादित किया जाता है, 1/3 भाग दूसरे के द्वारा उत्पादित किया जाता है और 1/3 भाग छोड़ दिया जाता है। इसको वापस देखेंगे, एक बार वापस देखिए किस प्रकार से किया जाता है। एक बार आप इसको वापस समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से। देखिए प्रारंभ में टोटल उत्पादन होता है, वो टोटल उत्पादन होता है मान लीजिए OA, ये OB, यानी टोटल उत्पादन होता है AB। इस AB का आधा भाग C, ये देखिए पूरा 50%, ये आपका MR है। अब ये पहले उत्पादक के द्वारा उत्पादित किया जाता है OC और प्राइस ली जाती है, तो ये ये प्राइस है P। तो ABCD, तो पहले उत्पादक को फायदा होता है OPDC। अब जब बाजार में नया उत्पादक प्रवेश करता है और वो ये मांग के चलता है मेरा मांग वक्र DA है, तो ये इसका आधा उत्पादित करता है ABC या E पर। और नई परिस्थिति में देखिए क्या होता है, दोनों पहले वाले का लाभ बिल्कुल आधा हो जाता है। जब ये उत्पादित करता है E, तो पहले वाले का देखिए लाभ बिल्कुल आधा हो जाता है। तो लाभ आधा हो जाता है, तो ये फर्स्ट वाला उत्पादक क्या करता है, अपना उत्पादन घटाता है। पहले इसका उत्पादन था OA का आधा, अब क्या करता है, यानी टोटल का आधा ये उत्पादित करता है। अब ये क्या करता है, 1/2 टोटल OA में से CD दूसरा उत्पादित कर रहा है, इसका आधा ये घटाता है, इतना ये घटाता है। तो यानी पहले इसने 1/2 उत्पादित किया, उसका 1/8 इसने घटाया। इसकी प्रतिक्रिया में ये दूसरा वाला उत्पादन बढ़ाता है 1/16, फिर इसका आधा ये घटाता है, इसका आधा ये बढ़ाता है, इसका आधा इस प्रकार से लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। तो लास्ट में क्या होता है कि कुल उत्पादन का 1/3 पहले के द्वारा उत्पादित किया जाता है,
1/3 दूसरे के द्वारा उत्पादित किया जाता है और 1/3 खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, अब देखेंगे आप 1/3 फर्स्ट, ये सेकेंड 1/3 और ये 1/3। तो यहाँ देखिए कुल उत्पादन होता है इतना, ई के बाद एफ जी। तो ये देखिए कुल उत्पादन जो होता है उस उत्पादन का, ये देखिए अब क्या है, पहला देखिए जी, इसको एच आई में नाम दे दिया, इसको जे, इसको नाम दे दिया के एल। अब देखिए अब क्या स्थिति होती है कि जो ये फर्स्ट है, प्रथम उत्पादक का लाभ हो जाता है OHLG। ये देखिए दूसरे प्रथम उत्पादक का लाभ, और दूसरे का लाभ ये हो जाता है ये वाला LJGF, LJFG। ये वाला देखिए, ये वाला दूसरे का लाभ, यानी 1/3 उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है, 1/3 उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से देखिए स्टार्टिंग में पहला उत्पादक 1/2 से उत्पादन चालू करता है, कृपया से अपना उत्पादन घटाता चला जाता है, तब तक घटाता चला जाता है जब तक कि उसका उत्पादन बी के बराबर नहीं हो जाए। बी जो है पहले 1/4 से उत्पादन स्टार्ट करता है और जितना ये घटाता है उसका आधा बढ़ाता है, फिर ये जितना घटाता है उसका आधा ये बढ़ाता है, फिर जितना ये घटाता है उसका आधा ये बढ़ाता है। इस प्रकार से ये दयाधिकारी मॉडल जो है उसमें कुल उत्पादन का 1/3 भाग ए के द्वारा उत्पादित किया जाता है, 1/3 भाग बी के द्वारा उत्पादित किया जाता है और 1/3 भाग छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ देखिए पहला जो उत्पादक है, ये देखिए दयाधिकारी जो है ए उत्पादित कर रहा है, तो ए का उत्पादन है 1/2 माइनस, यहाँ कॉमन लिया 1/8 प्लस 1/32 प्लस 1/256। ये अनंत तक ये क्रिया चलती रहती है, लगातार ये क्रिया चलती रहती है। जब तक ये क्रिया चलती रहेगी जब तक दोनों का उत्पादन बराबर नहीं हो जाएगा। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है 1/1 माइनस आर। तो यहां देखिए ये 1/2 माइनस, ये क्या हो रहा है 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 7, ये लगातार चलता रहता है अनंत तक। तो ए का कुल उत्पादन हो जाएगा 1/2 माइनस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का, तो ए का मान फर्स्ट पद है 1/2 की पावर, प्रथम पद है 1/8, ये 1/8 अपॉन 1 माइनस, यूँ इसको लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 की पावर 3, और देखिए दो घात बढ़ रही तो 1/2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस ये 1/8 माइनस 4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/8 गुणा 4/3। तो देखिए पहला उत्पादक 1/2 से चालू कर रहा है, 1/8 घटा रहा है, 1/32 घटा रहा है, 1/256 घटा रहा है, तो इसको हमने माइनस कॉमन लिया तो ये सब प्लस हो गए। अब इसको हम घात में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 7 ये आ जाएगा 32 के बाद जो आएगा यहाँ 128 आएगा, जो भी आएगा। तो क्या करता है, पहला उत्पादक 1/2 से स्टार्ट करता है, फिर 1/8 घटाता है, फिर 1/32 घटाता है, इसकी प्रक्रिया में 1/64 वो बढ़ाता है, फिर ये 1/128 घटाता है 1/26, ये इस प्रकार से लगातार ये चलता रहेगा। तो ये देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 इस प्रकार से आ रहा है।
तो हमने प्रथम पद 1/2 की पावर 3 लिया, और ये देखिए 2 की पावर बढ़ती है तो r बराबर हो गया, a बराबर हो गया इसमें 1/2 की पावर 3 बराबर 1/8, r बराबर हो गया 1/2 की पावर 2 बढ़ रही है तो 1/4। तो ये आया a/1 - r। तो ये इसको हमने सोल्व किया तो ये आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ऊपर ले लेते हैं, a बराबर आया 1/2 माइनस 1/8 गुणा 4/3, ये a का मान आया। तो ये देखिए a का मान कैसे निकालते हैं, फिर b का मान हम निकालेंगे। तो ये आया a बराबर 1/2 माइनस 1/6, ये कटा 2 टाइम्स, 6 लघुत्तम गया, 3 माइनस 1, तो a बराबर आ गया 2/6 या 1/3। तो a के द्वारा कुल कितना उत्पादित किया जाता है, 1/3 भाग a के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब देखिए b की बात हम करेंगे तो ये क्लियर हो गया कि प्रथम उत्पादक के द्वारा 1/3 उत्पादित किया जाता है। दूसरा उत्पादक 1/4 से चालू करता है, वो 1/8 घटाता है तो ये 1/16 बढ़ाता है, वो 1/32 घटाता है तो ये 1/64 बढ़ाता है, फिर वो 1/128 घटाता है तो ये 1/256 बढ़ाता है। इस प्रकार से लगातार चलता रहता है। तो b जो स्टार्ट कर रहा है वो कर रहा है 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 8, ये देखिए। तो देखिए प्रथम पद a बराबर 1/2 की पावर 2 और r बराबर भी 1/2 की पावर 2, या प्रथम पद हम बोल सकते हैं a बराबर 1/4, r बराबर भी 1/4। तो गुणोत्तर श्रेणी का b का अनंत पदों का योग a/1 - r होता है, तो 1/4/1 - 1/4, तो यह 1/4 भाग 3/4, या ले सकते हैं 1/4 गुणा 4/3, तो यह आया 1/3। तो b का भाग भी कितना आया, 1/3। तो यहां देखिए प्रूव हो रहा है कि कूर्नो मॉडल में प्रथम उत्पादक के द्वारा भी 1/3 भाग उत्पादित किया जाता है और दूसरे उत्पादक के द्वारा भी 1/3 भाग उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार से कूर्नो मॉडल, दयाधिकारी मॉडल, ये बताता है कि यदि कोई वस्तु ऐसी हो जिसकी उत्पादन लागत शून्य हो, क्योंकि उत्पादन लागत शून्य होगी, मार्जिनल कॉस्ट शून्य होगी, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि P बराबर होता है MC। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो पूर्ण प्रतियोगिता में दयाधिकारी मॉडल के अनुसार अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसकी लागत शून्य हो रही है तो उसकी प्राइस भी शून्य हो जाएगी। तो अगर हम कूर्नो मॉडल की बात करें तो दयाधिकार की जो कीमत होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि अगर पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी स्थिति में कीमत शून्य होगी, और एकाधिकार होता है तो कीमत OP होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दयाधिकार में कीमत जो होती है वो एकाधिकार की तुलना में कम होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक होती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से कूर्नो के द्वारा दयाधिकारी मॉडल दिया गया, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई कि जो टोटल उत्पादन है, अगर दयाधिकारी मार्केट है तो जितना प्रोडक्शन हो सकता है सारा का सारा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उस स्थिति में उनकी कीमत शून्य हो जाएगी। तो जितना भी मार्केट है, जितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसका 1/3 भाग प्रथम उत्पादक के द्वारा किया जाएगा और 1/3 भाग द्वितीय उत्पादक के द्वारा किया जाएगा, और दोनों का लाभ बराबर होगा। या OHLG पहले का लाभ है और LJFG दूसरे का लाभ है, दोनों का लाभ बराबर है। तो इस स्थिति में जो कूर्नो मॉडल कहता है वो ये कहता है कि दोनों उत्पादक 1/3 उत्पादन करेंगे और दोनों का लाभ बराबर होगा। इस आधार पर मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि कूर्नो मॉडल क्या होता है और किस प्रकार से हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि पहले उत्पादक के द्वारा स्टार्टिंग किया जाएगा 1/2, फिर 1/8 घटाया जाएगा, फिर 1/64 घटाया जाएगा, फिर 1/28 घटाया जाएगा। किस प्रकार से स्टार्ट किया जाएगा, पहला जो उत्पादक है 1/2 उत्पादित करेगा, उसकी प्रतिक्रिया में 1/4 बड़ा उत्पादन करेगा। अब ये 1/4 का आधा 1/8 पहला घटाएगा
और 1/16 दूसरा बढ़ाएगा, फिर 1/32 पहला घटाएगा, फिर 1/64 दूसरा बढ़ाएगा, फिर 128 वो घटाएगा। इस प्रकार से लगातार ये तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि दोनों का उत्पादन बराबर नहीं हो जाए। कई बार परीक्षा में कूर्नो मॉडल के लिए ये पूछ लिया जाता है कि कूर्नो मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको आलोचना भी इसमें करनी है, तो हम कुछ आलोचना की भी चर्चा इसमें कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडल ये मानता है कि पहला उत्पादक उत्पादन बढ़ाएगा, पहला उत्पादक उत्पादन घटाएगा, दूसरा बढ़ाएगा, फिर घटाएगा, फिर दूसरा बढ़ाएगा, जबकि वास्तव में जो उत्पादक होते हैं वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं। फर्मों का व्यवहार बहुत सीधा साधा होता है, प्राय फर्में अपनी गलतियों से नहीं सीखती है और अपने जितना उत्पादन है उसके बारे में इतना कैलकुलेशन फर्मों के द्वारा नहीं किया जाता है जितना कि कूर्नो के द्वारा बताया गया है। तो पहली इसकी आलोचना है। दूसरी चीज़, इस मॉडल में यह माना गया है कि बाजार में 2 ही उत्पादक होते हैं, जबकि वास्तव में रियलिटी में बाजार में 2 उत्पादक नहीं हो सकते। हो सकता है उत्पादक एक ही हो सकता है उत्पादक 2 से ज़्यादा हो, तो ये भी इसकी कमी है। तीसरा, इसने ये मान लिया, इस मॉडल में ये माना गया कि बाजार में 2 ही उत्पादक होते हैं, अन्य किसी उत्पादक का प्रवेश संभव नहीं होता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये भी होता नहीं है। बाजार में 2 से अधिक उत्पादक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब दूसरा उत्पादक प्रवेश कर रहा है तो तीसरे उत्पादक को रोकने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि वो जो प्रतियोगिता है वो दयाधिकार से अल्पाधिकार में बदल जाए या अल्पाधिकार से एकाधिकृत प्रतियोगिता में बदल जाए। इसके अलावा इस मॉडल में ये माना गया कि जो उत्पादन है वो लागत रहित होता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो लागत रहित उत्पादन संभव ही नहीं है। अगर झरने का पानी है उसको आप थैली में पैक करके दे रहे हैं या बोतल में पैक करके दे रहे हैं, तो उस बोतल की भी कॉस्ट आएगी पैकिंग की, या आप पॉलीथीन में पैक करके दे रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो हम ये मानना बहुत गलत है कि उत्पादन लागत शून्य होती है, जबकि वास्तव में उत्पादन लागत शून्य नहीं होती है। तीसरी एक चीज़ ये बताइए कि ये मॉडल कह रहा है कि प्रतिक्रिया लगातार चलती रहेगी, पहला उत्पादक अपना उत्पादन घटाता रहेगा, दूसरा उत्पादक बढ़ाता चला जाएगा, पर ये प्रक्रिया अनंत तक चलेगी। अगर अनंत तक चलेगी तो कैसे पहले का 1/3 उत्पादन होगा और कैसे दूसरे का 1/3 उत्पादन होगा? या तो यही हो कि ऐसी प्रक्रिया की कोई बात ही न की जाए, जैसे ही कोई दूसरा उत्पादक आता है वह पहला उत्पादक उसको बुलाए, आपस में समझौता कर ले कि 1/3 उत्पादन तुम करो, 1/3 मैं उत्पादन करूं। पर कूर्नो के द्वारा जो बताया गया कि पहले वाला 1/2 उत्पादन करेगा, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा 1/4 करेगा, उसकी प्रतिक्रिया में पहला 1/8 घटाएगा, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा 1/16 बढ़ाएगा। तो ये प्रतिक्रिया कब तक चलेगी इसकी व्याख्या कूर्नो मॉडल में नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है कि क्या कूर्नो का दयाधिकारी मॉडल है और किस प्रकार से दूसरे उत्पादक के प्रवेश के साथ ही पहले उत्पादक का लाभ घट जाता है और कुल लाभ भी घट जाता है। तो किस प्रकार से वह एक दूसरे से समझौता करके अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि कूर्नो मॉडल क्या है और किस प्रकार से कूर्नो मॉडल काम करता है। धन्यवाद।